गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह। एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पोलपाथ पे स्वागत है। तो ये जो कुछ प्रश्न आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं और इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को करने हैं। आंसर करने हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो करने ही करने हैं, साथ में वहाँ पर जो अदर ऑप्शन है यदि आप उनके बारे में आपको नॉलेज है तो उनको भी जो है आंसर, उनके बारे में भी आंसर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आंसर करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, फिक्स होंगे। और प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये यहाँ पर मैं अपने चैनल पे यूपी टीजीटी पीजीटी का जो है पॉलिटिकल साइंस का फ्री कोर्स दे रही हूँ। तो यदि आप ऐसा टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को बेशक ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप ज्वाइन कर लें, जो आपके अदर टॉपिक होंगे वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। बेसिकली मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को टारगेट करते हुए चल रही हूँ, पर आपको पता है कि सारे टॉपिक 19-20 एक ही जैसे सभी स्टेट के होते हैं, कुछ 2-4 टॉपिक इधर उधर होते हैं तो वो आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे उसमें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोलपाथ के नाम से सर्च करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ के नाम से सर्च करना है। प्लस डिस्क्रिप्शन में इसकी टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, तो यदि आप लिंक से ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, तो आप वहाँ से सारी प्लेलिस्ट को अवेल करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। वेरी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट हैं, बहुत अच्छी, वहाँ पर सारे टॉपिक को अच्छे से बताते हुए एक्सप्लेन किया गया है। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। बातें हो गई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो थी वो हो गई है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर सभी करेंगे और ऑप्शन के भी आंसर आपको यदि आते हैं तो वो भी करते रहेंगे। निम्न में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन का सिद्धांत कहा जाता है? यहाँ पर जनक की बात हो रही है, यानी कि आधुनिक प्रचालन प्रबंधन जो है इसका जनक कौन है, इस सिद्धांत का जनक कौन है? तो एल्टन मेयो है, LH गांट है, या गिलवर्थ है, या हेनरी फेयोल है, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही होगा। जो आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक हेनरी फेयोल को माना जाता है। हेनरी फेयोल ने 5 प्राथमिक कार्य बताए हैं इस प्रबंधन में। प्रबंधन के 5 जो है, कितने 5 जो है प्राथमिक कार्य बताए हैं। कौन है? पहला कौन सा है? ये है नियोजन हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? संगठन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा आदेश देना हो जाएगा, यानी कि कमांड, आदेश देना। चौथा कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। पांचवा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल, नियंत्रण, कंट्रोल। तो नियोजन का मतलब होगा प्लानिंग हो जाएगा, संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और आदेश देना का मतलब है कमांड हो जाएगा। समन्वय का मतलब क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। और नियंत्रण का मतलब हो जाएगा कंट्रोल से। तो POCC सिद्धांत इसको बोलते हैं। यदि हम इसको भी इरेज कर दें यहाँ से तो क्या आया आपका निकल के? POCC का सिद्धांत इन्होंने दिया, शॉर्ट में इसको यही बोला जाए, इससे POCC कहा जाता है शॉर्ट में। तो POCC आ जाए या फिर आधुनिक प्रचालन प्रबंधन आ जाए तो आप जो है हेनरी फेयोल को टिक करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है? तो कौन सा संजाल है? प्रबंधकीय संजाल की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो है किसने विकसित की है? अभी आप सुना सारे जो दिख रहे हैं, तो किसना है? ब्लेक तथा वाइट ने की है, मुटन तथा शोफेन ने की है, ये ब्लेक तथा स्मिथ ने की है, ये ब्लेक तथा मुटन ने की है। तो इसे आप चाहे प्रबंधकीय संजाल कह लें या कह लें प्रबंधकीय ग्रिड, दोनों चीज़ें कही जा सकती हैं। और ये ब्लेक तथा मुटन के द्वारा जो है इसको दिया गया है, विकसित किया गया है। और इन विचारकों ने क्या है कि नेतृत्व शैली को जो है कर्मचारी अभिमुखी और उत्पादन अभिमुखी शैलियों का एक जो है बोला है कि ये इनका मिश्रण है, विभिन्न मात्राओं में मिश्रण है ये,
और इन्होंने 5 प्रकार की नेतृत्व शैलियों के प्रतिपादन किया है। क्या? साधनहीन प्रबंध, साधनहीन प्रबंध, और दूसरा क्या है? निरंकुश कार्य प्रबंध, निरंकुश कार्य प्रबंध। ये क्वेश्चन जो हैं पीजीटी लेवल के हैं और ये कुछ क्वेश्चन के बाद टीजीटी लेवल के आ जाएंगे, तो उसमें टीजीटी पीजीटी दोनों के रहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये स्पेशली पीजीटी लेवल के हैं। तो जो टीजीटी के हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, कुछ क्वेश्चन बाद अभी उनके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर मीडियम, जो लो लेवल है, मीडियम लेवल है, उन्हीं को रखें। सिर्फ ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो कि हाई लेवल के हैं और ये पीजीटी लेवल पे हैं। इसमें जो है टीजीटी वालों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। निरंकुश कार्य प्रबंध हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया कंटी, तीसरा हो जाएगा कंटी, चौथा हो जाएगा समूह प्रबंध, समूह संबंध कह लीजिए इसको, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा संगठन व्यक्ति प्रबंध, संगठन व्यक्ति प्रबंध। तो ये 5 प्रकार के इन्होंने प्रबंधों की बात की है। किसने? ब्लेक तथा मोटन ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर जो है आपको सूचियों को सम्मिलित करना है, इनका सही आंसर देना है। तो WF बिलोबी ये लोक प्रशासन के सिद्धांत, MP फॉलेट सृजनशील अनुभव, मुने एवं रेले औद्योगिक सामान प्रबंध, और हेनरी फेयोल संगठन के सिद्धांत। तो ये जो है आपको इनको सही लगाना है। तो यहाँ पर जो है WF बिलोबी लोक प्रशासन ये राइट है, और MP फॉलेट सृजनशील अनुभव ये भी जो है राइट है। मुने एवं रेले का क्या है? ये संगठन सिद्धांत है, ठीक है। तीसरे का चौथा हो जाएगा। और हेनरी फेयोल की बात करें तो औद्योगिक सामान प्रबंधन ये हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ? 1 2 4 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्या है? 1 2 4 और 3, ये आंसर है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने कहा? किसने किया ये सिद्धांत का प्रतिपादन? मैस्लो ने किया है, या मैकग्रेगर ने किया है, या हर्जबर्ग ने किया है? ये हर्ज है, हर्जबर्ग ने किया है, या विक्टर ग्रुप ने किया है? किसने किया है? तो यदि हम मैस्लो के सिद्धांत की बात करें तो ये जो अभिप्रेरणा के आवश्यकता सोपान सिद्धांत है, ये किसका सिद्धांत है? ये जो है मैस्लो का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैस्लो कहते हैं, इन्होंने जो है अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है? 1954 में किया है। और इन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो भूख, प्यास, नींद ये सब उसकी बेसिक सी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन जैसे ही संसार में वो घुलने मिलने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसकी जो है बहुत सारी नई नई आवश्यकताएं जगने लगती हैं, यानी कि उत्पन्न होने लगती हैं। तो इन्होंने जो है 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की है, ठीक है। तो जिसका पहला हम देखेंगे शारीरिक आवश्यकताएं, शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं आवश्यकताएं। ये क्या है? सबसे निचला स्तर है। इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं और फिर उसका स्तर भी बताया है। सबसे निचला स्तर है ये। दूसरा क्या है? ये आपको बीएड में पढ़ाया गया है, यदि आपको याद हो तो आपको ये बीएड में पढ़ाया गया होगा, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। तीसरा क्या होता है? सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। चौथा क्या होता है? सम्मान आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि सम्मान, इसमें व्यक्ति को सम्मान चाहिए होता है, प्रतिष्ठा चाहिए होती है, तो सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं। पांचवा क्या होता है? आत्मबोध की जो है, आत्मबोध की आवश्यकता होती है। आत्मबोध की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आत्मबोध की अवस्था ये सबसे निचला है, शारीरिक अवस्था सबसे निचला है,
और आत्मबोध की आवश्यकता जो है सर्वोच्च स्तर इसको बोला है इन्होंने, मैस्लो ने, सर्वोच्च स्तर। जब यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि सारे पड़ावों को पार करके बुढ़ापे में पहुँचता है, तब वो अपना एनालिसिस करता है कि हमने जीवन में क्या किया, क्या हमने जो चाहा वो पाया या नहीं पाया, रिग्रेट फील करता है या फिर अपने ऊपर प्राउड करता है। तो ये सबसे जो है सर्वोच्च क्या है स्तर है, सबसे निचला क्या है शारीरिक आवश्यकताएं, ये सबसे निचला जो है स्तर है। उसके बाद जो है सुरक्षा संबंधी आता है, दूसरे नंबर पर आता है, फिर तीसरे नंबर पर, वैसे इन्होंने सीक्वेंस में ही हमने दे दिया है। तो उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। व्यक्ति को सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं पूरा करता है, फिर क्या कहता है उसको सुरक्षा की चिंता होती है। जब वो हो जाती है तो सामाजिक आवश्यकताएं कुछ होती हैं, वो आ जाती हैं, फिर सम्मान से संबंधित वो आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद वो आत्मबोध पर ध्यान देता है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर मैस्लो का सिद्धांत है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अमेरिकी विशेषज्ञ को किस वर्ष आमंत्रित किया, ये जांचने के लिए, किस वर्ष आमंत्रित किया यह जांचने के लिए कि भारत में निष्पादक बजट अपनाया जा सकता है या नहीं, 1962 में, 66 में, 64 में या 68 में। तो ये किस वर्ष आमंत्रित किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1964। 1964 में किसको आमंत्रित किया गया, एक अमेरिकी विशेषज्ञ थे फ्रेंच क्रांज, इनको जो है आमंत्रित किया गया था और इन्होंने 3 बातों को बताया कि कार्य निष्पादन बजट लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए, विस्तृत योजना होनी चाहिए, और इस तरह के बजट की सफलता के लिए सरकार और संसद का पूर्ण दीर्घकालीन समर्थन आवश्यक है, ये भी बताया था। तीसरा इन्होंने बताया कि जो इस तरह के बजट होते हैं इनकी सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि विकेंद्रित लेखा पालन अनुपालन हो। और फिर क्या होता है कि भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1968 में, देखिए 64 में फ्रेंच क्रांति को बुलाया गया था, फिर जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी सिफारिश पर 1968, जैसे ये डेट है जो 1968 में किया जाता है कि इसमें पहली बार केंद्र में 4 मंत्रालयों ने निष्पादक बजट प्रस्तुत किया था। 1968 में केंद्र में पहली बार कितने, 4 निष्पादक बजट प्रस्तुत किए गए, ठीक है, प्रस्तुत किया। तो ये 2 चीज़ें याद रखती है कि 64 में फ्रेंच क्रांति को बुलाया जाता है, फ्रेंच क्रांति कुछ जो है रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद ये जो सुधार आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश होती है, उस सिफारिश के बाद में जो है 68 में केंद्र में पहली बार कितने, 4 निष्पादक बजट प्रस्तुत किए गए थे 1968 में। चलिए देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है इंट्रोडक्शन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, एच वाकर हैं, वुड्रो विल्सन हैं, एल.डी. वाइट हैं या साइमन है, कौन है। तो इसके लेखक कौन है, एल.डी. वाइट है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, एल.डी. वाइट महोदय इसके लेखक हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें अब टीजीटी पीजीटी दोनों अपना जो है क्या करेंगे। इसमें सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हानि का सिद्धांत किसने दिया है, वाल्टेयर ने दिया है या जे.एस. मिल ने दिया है, लॉक ने दिया है या फिर ग्रीन महोदय ने दिया है। तो जो हानि का सिद्धांत देने वाले हैं ये जे.एस. मिल महोदय हैं, ठीक है। इन्होंने जो कार्यों को 2 भागों में बांटा है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और कार्यों को स्वसंबंधी कार्य एवं परसंबंधी कार्य 2 भागों में बांटा है। स्वसंबंधी कार्य में जो है राज्य क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन जो पर संबंधी कार्य हैं इसमें क्या है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इसको जो पर संबंधी कार्य हैं इसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से, छोटी हानि, यहीं से हानि का सिद्धांत आ रहा है, ठीक है, छोटी हानि वाले कार्य और बड़ी हानि वाले कार्य। तो 2 तरह के कार्य पर संबंधी कार्य जो हैं, यानी कि जो दूसरों से संबंध रखते हैं, तो उसमें भी छोटी हानि बड़ी हानि। जो छोटी हानि वाले कार्य हैं
उनको बोला है कि उसमें पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो आपसी में थोड़ा सा, जैसे किसी को रिगार्ड करना बंद कर दिया, अगर कोई इस तरह से काम, छोटे छोटे काम कर रहा है जिससे आपको परेशानी हो रही है, तो उसको रिगार्ड करना बंद कर दो, उसे अवॉइड करना शुरू कर दो, तो उससे जो है उसको फील होगा और वो धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जबकि जो बड़ी हानि है वो कहती है कि अगर यदि बड़ी हानि हो रही है किसी कार्य से, तब फिर उसमें जो है पुलिस वगैरह इन्वॉल्व करके उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी हानि से नुकसान हो सकता है। तो ये हानि का सिद्धांत जे एस मिल का है। और वाल्तेयर क्या कहते हैं, ये भी स्वतंत्रता के समर्थक हैं और कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं, और कहते हैं कि मैं आपके मतलब जो मैं आपकी बात से सहमत तो नहीं हूँ, एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन आपके कहने के अधिकार को मैं मरते दम तक इसको सम्मान करूँगा, यानी कि इसको मानूंगा कि आपका कहने का अधिकार है, आप कहिए, ये ऐसा मानते हैं। और लॉक उदारवादी हैं, सबको पता है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। और ग्रीन जो है ये क्या कहते हैं कि जो है व्यक्तिवाद जो है समिष्टवाद है, यानी कि ये समिष्टवाद समूह को जो है व्यक्ति पर प्राथमिकता देते हैं, तो ये समिष्टवादी हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, जे एस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। ये कथन किसका है, मिल का है, ग्रीन का है, वाल्तेयर का है, या फिर रूसो महोदय का है, किसका है, तो ये जो है वाल्तेयर का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, हमने अभी अभी कहा। और ग्रीन क्या है, समिष्टवादी हैं, समूह व्यक्ति पर समूह को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मिल नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट इनकी पुस्तक है। और जो ये हानि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, पर संबंधी स्व संबंधी कार्य जो है इनसे संबंधित है। और ये कहते हैं कि मिल कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर संप्रभु है, तो ये भी ये कहते हैं। ठीक है, रूसो ने सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल की बात की है, और इनकी पुस्तक क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण रिटोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ओबरे मेनन, सलमान रुश्दी, दीपा मेहता या चेतन भगत। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ओबरे मेनन। रामायण रिटोल्ड पुस्तक किसके, ओबरे मेनन के द्वारा लिखी गई है। और इसको जो है बैन किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ विवादित प्रसंग थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, सैंतनिक वर्सेस, ये सैंटनिक वर्सेस होना चाहिए, सैंतनिक वर्सेस होना चाहिए। किसकी पुस्तक है, सलमान रुश्दी की है, वाल्तेयर या दीपा मेहता या अमर्त्य सेन। तो सलमान रुश्दी की पुस्तक क्या है, ये जो सैंतनिक वर्सेस जो है सलमान रुश्दी की पुस्तक है, और ये भी बैन की गई है। इसमें भी समाज के किसी एक वर्ग को जो है इस पुस्तक से दिक्कत थी, तो इसको भी बैन कर दिया गया है, सलमान रुश्दी की पुस्तक को। ठीक है, वाल्तेयर की अभी अभी हमने बात की कि स्वतंत्रता के समर्थक हैं और ये कहने के अधिकार का समर्थन करते हैं। अमर्त्य सेन की बात करें तो क्या है, आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, और ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं अमर्त्य सेन। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वतंत्रता का मतलब सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन है किसका है, बिलोबी का है, सीले का है, आर्थर बेंटले का है या गार्नर का है, किसका है। तो यह कथन जो है सीले का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि हम बिलोबी की बात करें, यह कथन तो सीले का हो गया, सीले महोदय का हो गया। यदि हम बिलोबी की बात करें तो ये कहते हैं राजनीति विज्ञान में राज, कानून, सरकार की व्याख्या की जाती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, गार्नर की बात करें तो गार्नर क्या कहते हैं, गार्नर का एक फेमस कथन है कि राजनीति विज्ञान का उदय और अंत राज्य में होता है। बहुत ही फेमस कथन है, इसको आप जो है नोट डाउन करेंगे। आर्थर बेंटले की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी जो है पुस्तक है, और ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के उदय में इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। किसके, आधुनिक राजनीति विज्ञान के, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है इनकी पुस्तक है, और जिसका कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के
उदय में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल पे आता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि मंत्रीगण मंत्रीगत एवं व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। किस में लिखा गया है ये? अनुच्छेद 72 में लिखा गया है, या 75 में लिखा गया है, या 76 में लिखा गया है, या फिर 123 में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किसमें? ये 75 में इसमें लिखा गया, अनुच्छेद 75 में लिखा गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 75 में जो है कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं? एक तो पहली बात जो बताई जाती है, पहली बात क्या बताई जाती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई जाती है? दूसरी बात ये बताई जाती है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो यहाँ दूसरी बात, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री जो है पद पर बने रहेंगे। तीसरी बात, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। तो 75 में 3 बातें होती हैं और तीनों ही जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि ये प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे किस में दिया गया है, नियुक्ति किस में दी गई है, और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किस में की गई है। तो ये सारी बातें जो हैं 75 में की गई हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 72 की यदि हम बात करें तो जो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ इसमें आ जाती हैं, ठीक है। किसकी? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आ जाती हैं, क्षमादान शक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। इसमें यदि हम 76 की बात करें तो इसमें क्या होता है? 76 में जो है ये महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करता है। और कौन नियुक्त होगा महान्यायवादी? जिसमें जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता रखता होगा उसी को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, सेंटेंस दे देंगे कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेंटेंस गलत है। उच्च न्यायालय की योग्यता नहीं, उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखेगा, तभी आंसर सही होगा। 33 की बात करें यदि हम, 123 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इतना लिख लेते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? 123 के अंतर्गत आती है। तो ये सारे ही जितने यहाँ पर अनुच्छेद लिखे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लें या लर्न करके कहीं पर लिख लें एक जगह, तो रिवीजन में काम आएंगे। क्योंकि अनुच्छेद जब एक जगह आप लिखेंगे तो आपको लास्ट टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। ये काम आप अभी से करते रहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पर दिया कि नहीं? यस, दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी में। तो भारतीय संविधान सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एड हॉक न्यायाधीशों की क्या नियुक्ति की बात करता है। और इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी वो भी सुन लीजिए। ये जो है इसकी नियुक्ति होगी, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी कि CJI होंगे, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है इनको नियुक्त करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, लिख लेते हैं यहाँ पे हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या चाहे मुख्य न्यायाधीश जो भी आप कहें, CJI जो है, CJI नियुक्त करेगा किनकी? इनकी जो तदर्थ न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति CJI करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूरी अनुमति से ही करेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यदि हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ है, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान जो है भाग 5, संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में दिया गया है। कितना? अनुच्छेद 124 से 147,
यहाँ तक दिया गया है। यदि हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन 2 दिन बाद इसका गठन होता है, यानी कि 28 जनवरी को इसका गठन होता है। ठीक है, पहले जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय इसमें 7 न्यायाधीश थे और कितने, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो यानी कि टोटल 8 जो है न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो एक जो है मुख्य है और 33 जो है अन्य हैं, टोटल कितने हैं, 34 हैं। टोटल 34 हैं। पहले कितने थे, 1 + 7 टोटल 8 थे। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो राज्यसभा है, राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा को विघटित कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन है और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद जो है निकलते रहते हैं और जो है दूसरे उनकी जगह पर दूसरे फुलफिल किए जाते हैं, यानी कि दूसरों का निर्वाचन होता रहता है। उपराष्ट्रपति जो है किसका, राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें राज्यसभा से हैं और आपको पता भी होंगी, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैंने ओरली बता दिया है। चलिए देखेंगे, और यदि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये कहाँ पर है, ये देखिए अनुच्छेद 109 में दिया गया है और ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। ठीक है, और अभी हमने सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की है, तो ये 75 के अंतर्गत है। ठीक है, 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दिया गया है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं उसी समय क्या करें कि उसको अनुच्छेद को भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे, तो आपके साथों साथ अनुच्छेद तैयार होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या संसद के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा। बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो गया, कोई ऐसा विवाद खड़ा हो गया, तो किसके द्वारा होगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये और किस अनुच्छेद के तहत है, ये 71 के तहत दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचन में विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये भी देख लीजिए, साथ साथ में अनुच्छेद भी आप देख लीजिए। 71 के तहत ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये मैं आपको जिम्मेदारी देती हूँ कि आपको जो है हमारी सारी वीडियोस को शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो हम आपसे हैं, आप हैं तो हम हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको पढ़ाना और आपके सपोर्ट से ही हम एग्जिस्ट करेंगे। नहीं तो यदि आपका सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए जो है आपका दायित्व है कि आप जो है हमारे सारे वीडियोस को शेयर करते रहिए और लाइक तो पक्का करिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा से, सत्ता से, नेतृत्व से या निर्णय से। तो उदासीनता का अंचल अवधारणा जो है ये सत्ता से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, चलो इसके बारे में हमने क्वेश्चन डाला है, आगे बात करेंगे। और चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है। तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति के विरुद्ध इसका जो है आर्टिकल भी देंगे आप मुझे, यानी कि अनुच्छेद जो है देंगे। सभी जितने यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये क्या सेंटेंस, इन सभी के आर्टिकल दीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आर्टिकल भेजिए फटाफट जिसको पता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही, इसका आर्टिकल बताइए आप।
ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण की संतुति, इसका आर्टिकल बताइए। महान्यायवादी की नियुक्ति करना, अभी अभी हमने बात की, इसका भी आर्टिकल बताइए। चलिए देखते हैं। और चौथा क्या है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। तो ये सभी हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो सिर्फ केवल राज्यसभा के पास है? तो आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, कि जो नई अखिल भारतीय का सेवा का निर्माण की संतुति करना, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संतुति करना, ये अधिकार किसका है पास है? सिर्फ राज्यसभा के पास है। और अनुच्छेद 312 के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत की बात करें जो, तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। अभी हमने बात की थी, कितना, 76 के सबसेक्शन 1 में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है। महाभियोग की कार्यवाही की यदि हम बात करें, कार्यवाही, देखो यहाँ कार्यवाही की बात हो रही, यहाँ पर कई सारे महाभियोग संबंधित हैं। एक में कहा गया है कि जो महाभियोग जो है इस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाएगा, वो एक अलग अनुच्छेद में कहा गया है। कार्यवाही की बात एक अलग अनुच्छेद में की गई है। तो ये जो है 56 खा में की गई है, 56 के खा में की गई है। और फिर महाभियोग की प्रक्रिया किस में है? 61 में जो है, अनुच्छेद 61 में, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है किसके द्वारा? द्वितत्वीय सिद्धांत की बात हो रही है, किसके द्वारा किया गया है? मैस्लो के द्वारा, मैकग्रेनर के द्वारा, आर लिकट के द्वारा, या हर्जबर्ग के द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्जबर्ग के द्वारा द्वितत्वीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया है। इसमें ये बताते हैं, दो चीज़ें बताते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप देख लीजिए। यदि काम में जब कोई व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट, मेन चीज़ें लिखेंगे, असंतुष्ट होता है, तो उसका जो है काम पर उसका ध्यान क्या होता है? काम पे कम होकर के वातावरण पर होता है। ध्यान कहाँ होता है? काम पे कम होकर के वातावरण पर होता है, वातावरण पर होता है। और जो दूसरा क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट है, खुश है, तो उसका सारा ध्यान क्या रहता है? संतुष्ट व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहता है? सारा ध्यान उसका काम पर रहता है। तो जो ये वाली अवस्था है, इसको इन्होंने क्या बोला है? आरोग्य घटक बोला है। ये भी ध्यान रखेंगे, आरोग्य घटक बोला है। और जो संतुष्ट वाली है कि काम पर ध्यान रहता है, काम पर ध्यान, इस अवधारणा को इन्होंने क्या बोला है? ये भी देख लेते हैं। तो इस अवधारणा को इन्होंने उत्प्रेरणात्मक घटक बोला है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों में मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु क्या है? राष्ट्रपति उसकी सलाह से बंधा नहीं है। राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं ले सकता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है क्या है? एक बार लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। ठीक है। ये भी जो है ध्यान देने वाली बात है कि कभी कोई पूछ लेता कितने बार, तो एक बार, सिर्फ एक बार लौटा सकता है। और ये 74 क्या है? 74 आर्टिकल देखते चलिए। 74(1) के तहत जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। तो ये कहा गया है। लेकिन एक चीज़ और देख लिए कि ये जो है पुनर्विचार, एक बार पुनर्विचार का जो ये दिया गया, तो ये किसमें? 44th अमेंडमेंट होता है, उसके द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया कि ठीक है, राष्ट्रपति जो है एक बार जो है, अगर कोई मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर सलाह देती है, या जो भी विधेयक आता है, तो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है। तो ये कहाँ, कब इसका प्रावधान किया गया? तो 44th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1978 में हुआ था। और कौन सी पार्टी थी उस समय? जनता पार्टी थी। केंद्र पर जनता पार्टी की जो है सरकार थी। इमरजेंसी के बाद ये सरकार आई थी केंद्र में, और इसने जो है बहुत सारे प्रावधान थे वहाँ पर, काफ़ी सारे चेंजेस किए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और भी अमेंडमेंट उसके पहले भी हुए थे। तो उनमें जो है, उनमें सुधार करके जो है संविधान को, लोकतंत्र को रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी इस 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी के द्वारा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन
संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त कर लिया जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखो जो अनुच्छेद 21 है ये इसका बहुत ही विस्तृत रूप है और दिन पर दिन इसका विस्तृत रूप होता जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित कर दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दी गई हैं, जैसे कि प्राइवेसी, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और मतलब स्वच्छ जल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है इंक्लूड कर दी गई। वो सारा आप थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान दे लीजिए। और तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? बताइए, राल्स की जो न्याय की संकल्पना है किस पर आधारित है? तो ये वितरण सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, अंतर सिद्धांत, संबद्ध सिद्धांत। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर सिद्धांत। अंतर सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने कहा है कि वही असमानता स्वीकार करने योग्य है जो सभी पद एवं स्थितियों को सभी के लिए खुला रखे। ठीक है, ये असमानता स्वीकार करने योग्य है। और इससे क्या होगा कि ऐसी जो सभी स्थितियों और पदों को जब सभी समाज मतलब सभी के लिए खुला रखेगी और ख़ास करके जो समाज के पीड़ित वर्ग हैं उनको उससे लाभ मिले, तब जो है वहाँ पर अंतर सिद्धांत यानी कि असमानता, ऐसी असमानता को स्वीकार करने योग्य है जो सभी लोगों को, सभी पदों में स्थितियों को जो है सभी के लिए खुला रखे और पीड़ितों को उससे लाभ मिले, ऐसी असमानता है स्वीकार करने योग्य है। और जॉर्ज का जो न्याय सिद्धांत है ये अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया गया है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें दिया गया है। कई लोगों ने जो है वितरण सिद्धांत पे जो है टिक किया होगा, तो वितरणात्मक न्याय है इनका, वितरण सिद्धांत नहीं है, अंतर का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो आप इसका जो है ध्यान रखेंगे। अंतर सिद्धांत है, वितरणात्मक न्याय है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे तो आपका सही रहेगा। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।